गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप लोग। मैं विपिन सर आप लोगों के लिए एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं। आपका इस हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेज पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप बराबर स्टडी अपने टॉपिक पर स्टडी कर रहे होंगे वीडियो के माध्यम से, इस YouTube चैनल के माध्यम से। जैसा कि आपको बता दूं एक बार कि यहाँ इस वीडियो में सभी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स, चाहे वो यूपी बोर्ड के हों, एमपी बोर्ड के हों, उत्तराखंड बोर्ड के हों, झारखंड बोर्ड के हों, बिहार बोर्ड के हों, सभी इस प्रकार के बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए वीडियो प्रोवाइड किया जाता है। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, लगभग सभी मैथ्स का भी वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है। तो वेल, सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको जो कि बोर्ड में टॉप कराने के लिए, अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए यह YouTube चैनल ठीक है आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ओके गाइज, तो आप इस चैनल पर आशा करते बने होंगे और रेगुलर वीडियो को देख रहे होंगे। ठीक है, तो मैं विपिन सर आप लोगों के लिए एक बार फिर से सब्जेक्ट बायोलॉजी के अंतर्गत कक्षा 12 के स्टूडेंट्स के लिए ठीक है आज एक नए चैप्टर की ओर चलते हैं जिसका नाम वंशागत का आणविक आधार है। ठीक है, आज इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, वंशागत का आणविक आधार, इसका मतलब क्या है, हम थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं। वंशागत का मतलब मैंने दोस्तों बताया था, एक पीढ़ी के लक्षणों का दूसरी पीढ़ी में जाना आनुवांशिकता या वंशागत कहलाता है। ठीक है, और ऐसे लक्षणों को आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। तो आज हम इसमें ये पढ़ेंगे जो वंशागति होता है, अर्थात एक पीढ़ी के जो रंग, रूप, आकार, लंबाई, चौड़ाई वाले लक्षण ये दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। तो कैसे जाते हैं, इनको ले जाने वाला कौन सा पदार्थ है। ठीक है कि नहीं, आणविक का मतलब यहाँ पदार्थ से है। ठीक है, वंशागति जो एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी में जा रहा है उसको ले कौन जा रहा है, कौन सा पदार्थ ऐसा है जो वंशागत का कार्य करता है। ठीक है, यही इसमें हम सीखेंगे। ठीक है, तो इसमें जो हमारी दोस्तों पहली हेडिंग है वो है आनुवांशिक पदार्थ की खोज। ठीक है, डिस्कवर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, समझ गए, आनुवांशिक पदार्थों की खोज के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइज, वीडियो के अंत तक बने रहना और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी करिए, अपने दोस्तों में शेयर भी करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को देख सके और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर सके। ठीक है गाइज, तो आपको जैसे कि अभी मॉडर्न डेज में मैं बता दूँ कि एक पीढ़ी के लक्षणों को दूसरी पीढ़ी में जो ले जाता है उसे डीएनए कहते हैं। अर्थात डीएनए इज नोन एज जेनेटिक मटेरियल, अर्थात डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। अर्थात डीएनए ही वह पदार्थ है जो आनुवांशिक अर्थात आनुवांशिकता अर्थात एक पीढ़ी के लक्षणों को दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर करने का कार्य करता है। ठीक है, लेकिन इसकी खोज कैसे हुई, कैसे ये पता चला कि आनुवांशिकता का आधार, वंशागत का आधार डीएनए ही है। डीएनए ही क्या करता है, एक लक्षणों को दूसरे पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है, अर्थात माँ बाप से संतानों में ले जाने का कार्य। आपसे पूछें कि आपके कैरेक्टर, आपके रंग, रूप, आकार आपके पिताजी से मिल रहे हैं, आपकी माँ से मिल रहा है, आपकी पीढ़ी से मिल रहा है, तो उनमें से कैसे आप में आया, कौन ऐसा था जो उनमें माँ बाप से आप में लाया। तो आपका जवाब होना चाहिए डीएनए, क्योंकि डीएनए को ही आनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है। लेकिन ये आज हमें पता है कि डीएनए ये काम करता है, लेकिन सन आज 21वीं शताब्दी है, 19वीं शताब्दी के मध्य तक, 18वीं शताब्दी के मध्य तक क्या ये बात मालूम थी, कैसे मालूम चला कि डीएनए ही एक पीढ़ी के लक्षणों को दूसरी पीढ़ी में ले जाता है, इसी की खोज कैसे हुई, इसी को आज हम यहाँ पर देखेंगे गाइज। ठीक है, तो आइए हम लोग थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड पे ध्यान देते हैं गाइज। ठीक है, तो आनुवांशिक पदार्थ की खोज, डिस्कवर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। सबसे पहली बात 19वीं शताब्दी, ठीक है, और सन 1900, 1910, 1920 इस तरह की बात की जा रही है। सन 19वीं शताब्दी तक वैज्ञानिकों में यह मतभेद रहा है। मतभेद का मतलब क्लियर नहीं था चीज। ठीक है, शताब्दी में 19वीं शताब्दी तक वैज्ञानिकों में यह मतभेद रहा कि आनुवांशिक पदार्थ क्या है, अर्थात वह कौन सा पदार्थ है जो एक पीढ़ी के लक्षणों में दूसरी पीढ़ी को ले जाने का कार्य करता है, आखिर वो है कौन। ठीक है, ये बात क्या थी, वैज्ञानिकों के बीच क्लियर नहीं थी, मतभेद था। लेकिन 19वीं शताब्दी तक वैज्ञानिकों ठीक है प्रोटीन को ही आनुवांशिक पदार्थ मानते थे। किसको मानते थे, प्रोटीन को आनुवांशिक पदार्थ मानते थे। और आज हम क्या कहते हैं कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है। आज कह रहे हैं हम लोग, हम ये जानते पढ़ते हैं कि आज जो माना जाता है वैज्ञानिक, डीएनए को ही आनुवांशिक पदार्थ माना जाता है, अर्थात डीएनए ही एक पीढ़ी के लक्षणों को दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। ठीक है गाइज, लेकिन सन 19वीं शताब्दी के जैसे बीता सन 1910, 1920, 1950, तो धीरे धीरे वैज्ञानिकों में जो मतभेद था उनको ये समझ में आने लगा प्रोटीन ही आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है। तो वही लिखा है कि 19वीं शताब्दी तक वैज्ञानिक ये मानते थे प्रोटीन ही आनुवांशिक पदार्थ है, परंतु जब 20वीं सदी में आए सन 2000 में, तो मिशर नामक वैज्ञानिक ने एक पदार्थ की कोशिका में खोज की जिसका नाम न्यूक्लियन था। क्या था गाइस, न्यूक्लियन था।
तो जब 20वीं शताब्दी में आए सन 2000 तो इसमें क्या हुआ, मिश्र नामक वैज्ञानिक ने एक ऐसे पदार्थ की खोज किया कोशिका के अंदर केंद्रक में, जिसका नाम इन्होंने न्यूक्लियन दिया। क्या नाम दिया? न्यूक्लियन दिया। ठीक है, जिससे फिर विवाद शुरू हुआ कि आनुवंशिक पदार्थ प्रोटीन है या डीएनए है। डीएनए का मतलब वही न्यूक्लियन, यहाँ डीएनए का समझ लो न्यूक्लिक अम्ल या फिर आप न्यूक्लियन समझ सकते हो, जो मिस्र ने खोजा। समझ गया कि नहीं? तो जब 20वीं शताब्दी आई फिर से विवाद हो गया कि यार आनुवंशिक पदार्थ प्रोटीन है या डीएनए है, क्योंकि अभी तक तो वैज्ञानिक किसको मानते थे? बोलो, प्रोटीन को मानते थे आनुवंशिक पदार्थ है। लेकिन जब न्यूक्लियन की खोज मिस्र ने कर दिया, डीएनए की खोज हो गई, तो पता चला यार अब कंफ्यूजन है कि ये है कि ये है। ठीक है, तो फिर 20वीं शताब्दी में इसको जानने के लिए, क्लियर करने के लिए कि प्रोटीन इस काम को करता है, एक पीढ़ी के लक्षणों को ले जा दूसरी पीढ़ी में, न्यूक्लियन अर्थात डीएनए करता है। इसको जानने के लिए फिर से 20वीं सदी में कई वैज्ञानिकों ने कई प्रयोग किए और प्रयोग करके सिद्ध किया कि प्रोटीन नहीं, ठीक है, प्रोटीन नहीं बल्कि डीएनए ही क्या करता है? आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है। समझ गया कि नहीं? तो ये बातें क्लियर हो गई कि प्रोटीन नहीं बल्कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है। कैसे सिद्ध हुआ? इसको सिद्ध करने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने कई प्रयोग किए और कई लोगों के प्रयोग के परिणाम ये निष्कर्ष निकला कि हाँ यार प्रोटीन नहीं बल्कि क्या होता है? डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है, अर्थात एक पीढ़ी के लक्षणों को दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। ठीक है गाइस, अब यहाँ पर उसी प्रयोगों में कुछ प्रयोगों की हम चर्चा करने जा रहे हैं। अभी आप खुद समझ जाओगे कि हाँ यार वास्तव में प्रोटीन नहीं बल्कि डीएनए ही होना चाहिए। तो ये मैंने एक्सपेरिमेंट यहाँ पर लिखा है, ये प्रयोग इंपॉर्टेंट भी है बेटा। इसे ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट कहते हैं, ग्रिफिथ का जीवाणुओं पर किया गया प्रयोग कहते हैं। ठीक है, क्या प्रयोग किया? आनुवंशिक पदार्थ की खोज का प्रयोग। पहला प्रयोग किसने किया? ग्रिफिथ ने किया। तो ये ग्रिफिथ का प्रयोग है, यहाँ पर आप देख सकते हो ग्रिफिथ का प्रयोग। इसमें ग्रिफिथ ने क्या किया गाइस कि ग्रिफिथ ने निमोनिया रोग, निमोनिया जानते हो ना, बच्चों को होता है, सांस संबंधी रोग होता है। जैसे गांव में कहते हैं पलरी चलने लगी, बच्चे की सांस आने जाने लगी, तो निमोनिया फेफड़े में एक प्रकार का संक्रमण होता है जिससे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, और यह निमोनिया रोग जीवाणुओं द्वारा फैलाया जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं ग्रिफिथ ने क्या किया। ग्रिफिथ का प्रयोग क्या सिद्ध कर रहा है? यही सिद्ध कर रहा है कि आनुवंशिक पदार्थ किसे कहते हैं? डीएनए को कहते हैं या प्रोटीन को। इसको सिद्ध करने के लिए ग्रिफिथ ने प्रयोग किया। इस प्रयोग में ग्रिफिथ ने निमोनिया रोग के जीवाणु, जिसका नाम न्यूमोकोकाई है, क्या है? न्यूमोकोकाई है। ये जो निमोनिया रोग होता है इसका जीवाणु द्वारा होता है, उस जीवाणु का नाम न्यूमोकोकाई है। इन्होंने इसी निमोनिया वाले जीवाणु न्यूमोकोकाई को लेकर के गर्म कर दिया, और गर्म किया तो ये निर्जीव हो गए। क्या हो गए? निर्जीव हो गए, अर्थात मृत हो गए। ठीक है, जिसमें इसमें न्यूक्लिक अम्ल के अतिरिक्त बाकी सभी पदार्थ प्रोटीन निष्क्रिय हो गए। ठीक है, मतलब ग्रिफिथ ने क्या किया? निमोनिया फैलाने वाले जीवाणु को लेकर गर्म किया, तो क्या हो गया? पूर्ण रूप से मृत हो गया। उसके अंदर जितने भी पदार्थ प्रोटीन थे सब क्या हो गए? निष्क्रिय हो गए। लेकिन उसके अंदर जो न्यूक्लियन नामक पदार्थ था, डीएनए था, वो मृत नहीं हुआ, बाकी सारे पदार्थ मृत हो गए। तो अब क्या किया? अब इन्होंने इस मृत जीवाणु को निमोनिया रोग के अतिरिक्त, निमोनिया रोग के ही एक अतिरिक्त रोगजनक जीवाणु के साथ चूहे में क्या किया? प्रवेश करा दिया। समझ में आई बात कि नहीं? मतलब जो निमोनिया फैलाने वाला रोग है, रोग कारक जीवाणु है, उसको इन्होंने गर्म कर दिया। तो गर्म करने पर क्या हुआ? उसकी बॉडी पूरी तरह से मृत हो गई, उनमें जो पदार्थ थे वो भी मृत हो गए, लेकिन उसका जो डीएनए था वो मृत नहीं हुआ। ठीक है, अब इन्होंने इस मृत जीवाणु को क्या किया? एक और न्यूमोकोकाई जीवाणु जो निमोनिया रोग नहीं फैलाता है लेकिन न्यूमोकोकाई है, उसके साथ मिलाकर चूहे में क्या किया? प्रविष्ट करा दिया, ये देखने के लिए कि चूहा जिंदा रहेगा या मर जाएगा। तो क्या हुआ आइए देखते हैं। ठीक है, प्रवेश कराया जिससे चूहे में निमोनिया रोग हो गया। ठीक है, निमोनिया रोग हो गया। अब आप बताओ कि निमोनिया रोग फैलाने वाले जीवाणु को जब इन्होंने गर्म किया वो मर गया, अब उसको हम जब चूहे में डाल दिए तो निमोनिया चूहे में नहीं होना चाहिए क्योंकि वो मर गया, तो फिर कैसे हो गया निमोनिया रोग? ठीक है, आइए समझते हैं। तो क्या किया? जिसे चूहे में प्रविष्ट कराया, जिससे चूहे में निमोनिया रोग हुआ और चूहा मर गया। चूहा क्या हो गया गाइज? मर गया। क्यों? क्योंकि निर्जीव जीवाणु, मृत जीवाणु जिसको गर्म किया था, उसका सारा पदार्थ निष्क्रिय हो गया था, लेकिन डीएनए उसका सक्रिय था। क्योंकि निर्जीव जीवाणु का जो डीएनए है, ठीक है, वह डीएनए का मतलब न्यूक्लिक अम्ल, सजीव वाला जो एक और जीवाणु लिया था जो रोग नहीं फैलाता है, ठीक है, उसका जो है जीवाणु में आनुवांशिक लक्षणों में परिवर्तन करके इसे रोगजनक जीवाणु में बदल दिया, इसे रोग फैलाने वाले जीवाणु में बदल दिया। ठीक है गाइज, मतलब कहने का क्या है, ध्यान से समझिए कि ग्रिफिथ ने
निमोनिया रोग फैलाने वाले जीवाणु को लेकर के उसे गर्म किया, वो जीवाणु मर गया। उसके अंदर सारे प्रोटीन पदार्थ निष्क्रिय हो गए, केवल न्यूक्लिक अम्ल जो उसके अंदर था डीएनए वो सक्रिय था। अब उन्होंने एक और जीवाणु लिया निमोनिया वाले की तरह, जो रोग नहीं फैलाता है, निमोनिया रोग फैलाने की क्षमता नहीं रखता है। अब दोनों को, मृत वाले को और जो दूसरा लिए जो रोग नहीं फैलाता, उसको मिला के जब चूहे में डाला तो चूहा मर गया, चूहे में निमोनिया हो गया, मर गया। उन्होंने सोचा ये कैसे यार, निमोनिया वाले जीवाणु को गर्म किया तो मर गया था, ठीक है कि नहीं, फिर इसमें कैसे निमोनिया हो गया। तो उनको ये समझ में आया कि जो निमोनिया वाले जीवाणु का डीएनए था वह मृत नहीं था। जब मैंने बिना निमोनिया फैलाने वाले जीवाणु को मिला के डाला तो निमोनिया वाला जो डीएनए था वो बिना निमोनिया फैलाने वाले जो जीवाणु साथ में प्रवेश करा उसके डीएनए को जा करके उसको चेंज कर दिया और उस जीवाणु को निमोनिया वाले जीवाणु में बदल दिया। यानी उनमें भी ये क्षमता आ गई कि वह भी निमोनिया रोग फैला सकता है, जिसकी वजह से चूहे में क्या हो गया, निमोनिया रोग हो गया, ठीक है, जिससे चूहा क्या हो गया, मर गया। समझ गए। अब यहाँ बाई फिगर भी आपको समझा रहे हैं, जैसे देखो यस और आर, यहाँ पर इन्होंने जीवाणु को यस और आर से व्यक्त किया, ठीक है। यस का मतलब रोगजनक जीवाणु जो रोग फैलाए, निमोनिया वाला, उसको चूहे में इन्होंने एंटर किया तो भाई निमोनिया फैला रहा जो जीवाणु, अगर वो चूहे में जाएगा तो निमोनिया होगा और वो मर जाएगा, वो बेटा मर गया, ठीक है। फिर जब उसी जीवाणु को गर्म किया, मृत हो गया। अब मृत जब जीवाणु को चूहे में डाला, चूहा जिंदा है क्योंकि ये जीवाणु मर चुका है, चूहे में जाने से कुछ कर ही नहीं पाएगा, मर गया। लेकिन अब इन्होंने क्या किया, बिना रोग फैलाने, आर का मतलब है कि बिना रोगजनक, ठीक है, बिना रोग वाला जीवाणु, बिना रोग वाला, ठीक है, जीवाणु। तो जो आर का मतलब है बिना रोग वाला जीवाणु जब इसमें डाला तो चूहा जिंदा है। भाई जो जीवाणु रोग नहीं फैला पा रहा उसको डालोगे तो फिर वो मरेगा थोड़ी, बोलो, वो चूहा तो जिंदा रहेगा, जिंदा था। लेकिन इन्होंने क्या किया, अब ये देखना चाहा कि मृत वाले को डाले चूहा जिंदा है, आर वाले बिना रोग वाले को चूहे में डाला जिंदा है। अब दोनों को मिला दिया, मृत वाले को भी और आर वाले को भी, दोनों को मिला दिया। देखो ये मृत जीवाणु है और ये क्या है, बिना रोग वाला अरोगजनक जीवाणु है, ठीक है। अब दोनों को मिला करके जब इन्होंने चूहे में डाला तो चूहा मर गया। वो आश्चर्यचकित हो गए, ऐसे कैसे, ठीक है भाई, यहाँ पर मृत जीवाणु को चूहे में डाला जिंदा है, बिना रोग वाले को चूहे में डाला चूहा जिंदा है, लेकिन दोनों को मिला दिया कैसे मर गया। उनके दिमाग में एक बात क्लियर हो गई कि इसका मतलब ये हुआ कि जो ये मृत जीवाणु था इसका जो न्यूक्लिक अम्ल अर्थात डीएनए है, जब इसके साथ मैंने इसको मिला के डालना चाहा तो ये इसके वाले बिना रोग फैलाने वाले जीवाणु के डीएनए में अनुवांशिक लक्षणों, अनुवांशिक में क्या कर दिया, इसका डीएनए इसके अनुवांशिक लक्षणों में परिवर्तन कर दिया, जिससे ये बिना रोग वाला भी क्या हो गया, रोग वाले जीवाणु बदल गया और चूहे में जाकर रोग पैदा कर दिया, जिससे चूहा मर गया। इसका मतलब ये हुआ, क्या हुआ कि जब चूहे को जीवाणु को गर्म किया था तो प्रोटीन नष्ट हो गई थी। लेकिन 19वीं शताब्दी में वैज्ञानिक क्या मान रहे हैं, प्रोटीन ही अनुवांशिक पदार्थ है। लेकिन यहाँ प्रोटीन अनुवांशिक पदार्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि जब गर्म किया प्रोटीन नष्ट हो गई, जब प्रोटीन निष्क्रिय हो गई तो चूहे की बॉडी में जाके कुछ नहीं होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर फिर भी चूहे में जा करके क्या कर रहा है, बिना रोग फैलाने वाले जीवाणु को भी रोग फैलाने वाले जीवाणु बदल दे रहा है। इसका मतलब कौन, इसका मृत वाले का डीएनए, अर्थात डीएनए ही क्या है, अनुवांशिक पदार्थ है जो अनुवांशिक लक्षणों को क्या करता है, निर्धारित करता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है गाइस। ठीक है, तो ये ग्रिफिथ का एक छोटा सा प्रयोग था। आई होप आप समझ गए होंगे। लेकिन एक बार फिर से मैं जाते जाते इस वीडियो को क्लियर कर रहा हूं बेटा कि सबसे पहली बात, अनुवांशिक पदार्थ की खोज में क्या लिखोगे कि 19वीं शताब्दी के मध्य तक वैज्ञानिकों में यह मतभेद था कि आखिर वह कौन सा पदार्थ है जो अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाता है। इसको जानने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों में मतभेद था। लेकिन सन 19वीं शताब्दी के बाद क्या हुआ, वैज्ञानिकों को पता चला कि एक प्रोटीन होता है, वही क्या करता है, एक पीढ़ी के लक्षणों को दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। लेकिन 20वीं शताब्दी में जब ग्रिफिथ आए, 20वीं शताब्दी में जब फिशर आए, जिन्होंने न्यूक्लियन की खोज कर दी मिस्र ने, तो न्यूक्लियन की खोज करने के बाद वैज्ञानिकों में फिर से मतभेद हो गया कि यह न्यूक्लियन और प्रोटीन दोनों में कौन अनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है। तो जब 20वीं शताब्दी आ गई तो उसके बाद जब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए इसको जानने के लिए, ग्रिफिथ का प्रयोग, अभी और भी प्रयोग बताएंगे, तो जाके ये बात क्लियर हुई कि प्रोटीन नहीं बल्कि डीएनए ही, अर्थात न्यूक्लिक अर्थात डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है। तो एक लाइन बोली जाती है कि डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ है। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। उसी बात को क्लियर करने के लिए बहुत सारे प्रयोग हुए, जिसमें मैंने आपको पहला प्रयोग अभी बताया जीवाणुओं वाला जो ग्रिफिथ ने किया था। इसमें ग्रिफिथ ने क्या याद रखना है, अगर पेपर में आ गया गाइस ग्रिफिथ का प्रयोग बताइए तो क्या याद रखोगे, तो आपको यही याद रखना है कि ग्रिफिथ ने, ठीक है, निमोनिया फैलाने वाले जीवाणु को लेकर गर्म कर दिया जिससे वो मृत हो गए।
उनके बॉडी पूरी प्रोटीन मृत हो गई, केवल डीएनए उसकी बॉडी का जो है क्या था, सक्रिय था। अब उन्होंने क्या किया, ऐसे जीवाणु को, ठीक है, एक बिना रोग फैलाने वाले, जो रोग नहीं फैलाता, ऐसे जीवाणु को लेकर दोनों को साथ में चूहे में डाल दिया। तो देखा चूहा मर गया, ठीक है, चूहे में निमोनिया हो गया, जबकि निमोनिया वाला जीवाणु को गर्म कर दिया तो मृत हो गया था, तो निमोनिया नहीं होना चाहिए था। लेकिन अरोगजनक वाले जीवाणु को मृत वाले साथ जब मिला डाला, चूहे में निमोनिया हो गया, तो उनको लगा यार ऐसे कैसे। तो उनके दिमाग में ये बात आई कि कहीं ना कहीं मृत वाले का जो डीएनए था, जो मृत नहीं हुआ था, वह बिना रोग फैलाने वाले जीवाणु के भी क्या किया, रोग फैलाने वाले जीवाणु में उसे बदल दिया, जिसकी वजह से चूहे में बिना रोग फैलाने वाला जीवाणु भी निमोनिया रोग फैला दिया। ठीक है कि नहीं। तो इसका मतलब है कि किसी जीव के अनुवांशिक लक्षणों में परिवर्तन या अनुवांशिक लक्षणों का निर्धारण प्रोटीन नहीं बल्कि डीएनए करता है। इसलिए डीएनए को हम कह सकते हैं अतः कि डीएनए इज अ नॉन जेनेटिक मटेरियल, अर्थात डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ है। इस तरह से अनुवांशिक पदार्थ की खोज हो गई। अब इससे संबंधित एक दो प्रयोग और हम बताएंगे, लेकिन तब तक इसे नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते गाइस। ठीक है, सभी गाइस नोट करें। ठीक है, ये आसार वाली बात तो आपको समझ में आ ही गई होगी। सभी गाइस नोट करें, फटाफट नोट करो सब लोग। तो गाइस अब हम डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, इस बात को सिद्ध करने के लिए ग्रिफिथ के बाद अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ठीक है, यही रिलेटेड यही प्रयोग है। ठीक है, कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है या नहीं, इसी को सिद्ध करने, क्योंकि ग्रिफिथ साइंस में बेटा जब तक कोई भी प्रयोग और अन्य वैज्ञानिक द्वारा सिद्ध नहीं कर दिया जाता है तब तक उसे मान्यता नहीं मिलती है। तो ग्रिफिथ ने जब किया, ग्रिफिथ के बाद और भी वैज्ञानिकों ने सिद्ध करने का प्रयास किया कि आखिर यही आपका डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है या प्रोटीन है या कुछ और है। तो इसको सिद्ध करने के लिए ग्रिफिथ के बाद और भी वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया। तो आइए देखते हैं किसने किसने क्या क्या किया। ठीक है गाइज, तो ग्रिफिथ के बाद जो दूसरे पाए बेटा ओस्टवाल्ड एवेरी का मत है। ओस्टवाल्ड एवेरी भी एक प्रकार के साइंटिस्ट थे। इन्होंने भी क्या किया कि ग्रिफिथ के बाद, ग्रिफिथ पहले वैज्ञानिक थे, तो ग्रिफिथ के बाद ओस्टवाल्ड एवेरी अपने सहयोगियों द्वारा, जिनका नाम मैक्वार्टी और मैक्लियार्ड था, ये इनके साथ मिल करके यह पता लगाया कि अरोगजनक जीवाणु, यानी जो रोग नहीं फैलाते हैं, ठीक है, का आनुवांशिक रूपांतरण रोगजनक, यानी जो रोग फैलाने वाले जीवाणु हैं उनका डीएनए ही बदलता है, ना कि प्रोटीन। यानी ग्रिफिथ ने जब एक रोग वाले का और एक बिना रोग फैलाने वाले चूहे में डाला था, तो जो रोग नहीं फैलाता था उसका भी क्या हो गया, रोग फैलाने की क्षमता आ गई, वो भी रोग वाला जीवाणु बन गया। तो उसे कौन बनाया, ठीक है, बिना रोग फैलाने वाले जीवाणु को रोग फैलाने वाले जीवाणु में कौन बदला, एक कौन बदला, मैंने प्रयोग बताया, एवेरी और मैक्लार्ड भी बता रहे हैं कि इसे डीएनए ही बदलता है, ना कि प्रोटीन। अर्थात किसी व्यक्ति के आनुवंशिक लक्षणों को डीएनए ही चेंज करता है, ना कि प्रोटीन। इसका मतलब डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है, ना कि प्रोटीन है गाइस। ठीक है, तो इनका कहने का ये मतलब था। ठीक है, तो फिर से हम लोग एक बार देखते हैं कि एवेरी अपने सहयोगी मैक्वार्टी मैक्लिंटॉक के साथ पता लगाया कि बिना रोग फैलाने वाले जीवाणुओं को रोग फैलाने वाले जीवाणु के रूप में बदलना डीएनए का काम होता है। डीएनए ही इनको अरोगजनक से रोगजनक जीवाणु बदलता है, ना कि प्रोटीन। इसका मतलब है कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है, अर्थात यस वाला जो रोग फैलाने वाला कारक का जो डीएनए था वो आर वाला, अर्थात बिना रोग फैलाने वाले जीवाणु को यस टाइप के जीवाणु में बदल दिया। अर्थात रोग फैलाने वाले में कौन, डीएनए ने। अर्थात डीएनए ही क्या है, आनुवंशिक पदार्थ है। अर्थात डीएनए इज अ नोन एज, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल, नोन एज जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, वी आर कॉल्ड या वी कैन से DNA is known as genetic material according to Ostwald principle and Griffith experiment। ठीक है, फिर इसके बाद और भी वैज्ञानिक, देखिए इस प्रयोग से सिद्ध हो गया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है, ना कि प्रोटीन। अब यहाँ पर नोट के रूप में मैंने एक और लिखा है कि जैसे ही ओस्टवाल्ड ने बताया वैसे ही एक और वैज्ञानिक आगे शीघ्र ही अल्फ्रेड मस्काई थे एक लोग, अल्फ्रेड मस्काई ने भी यह सिद्ध कर दिया कि जीव की समस्त दैहिक कोशिका, ठीक है, आपको मैं बता दूं कि दो तरह की कोशिकाएं मुख्य रूप से आपकी बॉडी में है, एक सोमैटिक सेल
कायिक कोशिका होती है जो आपकी बॉडी कोशिकाएं हैं, जो यहाँ कोशिकाएं हैं, और एक जनन कोशिका है जिसे शुक्राणु अंडाणु कहते हैं। तो आपको पता है दैहिक कोशिकाओं में डीएनए या गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, जबकि जो जनन कोशिका होती है, शुक्राणु अंडाणु होते हैं, उनमें 23 होती है। ठीक है, तो वही ये कहना चाह रहे हैं। शीघ्र ही अल्फ्रेड मस्काई ने भी यह सिद्ध कर दिया कि जीव की समस्त दैहिक कोशिका में डीएनए समान होता है। ठीक है, परंतु युग्मक में अर्थात जनन कोशिका में डीएनए आधा रहता है। आधा का मतलब 23 होता है। ठीक है कि नहीं, मानव की बात करें तो। फिर अंत में एक तीसरे पॉइंट की ओर, तीसरे प्रयोग की ओर हम चर्चा करते हैं बेटा कि अंत में एक वैज्ञानिक थे हर्शे व चेज। हर्शे व चेज ने भी क्या किया, अपने प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया कि एस्क्रिकिया कोलाई जीवाणु को संक्रमित करने वाले वायरस का केवल डीएनए ही जीवाणु में घुलकर वायरस का प्रचुरभवन करता है। प्रचुरभवन मतलब वायरस की जनरेशन बढ़ाता है। ठीक है कि नहीं, और इस वायरस का खोल बाहर ही रह जाता है। इसका मतलब चेज हर्शे ये कहना चाह रहे हैं कि ये मान लीजिए कोई जीवाणु है। ठीक है, ये क्या है बेटा, जीवाणु है। ठीक है, अब इस जीवाणु में एक वायरस है। ठीक है, क्या है, एक वायरस है। ये इसके अंदर जब जाता है तो वायरस में आपको मैं बता दूं, वायरस में दो भाग होते हैं, एक ऊपर प्रोटीन की खोल और एक जैसे यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, सॉरी यहाँ पर मैंने मिटा दिया, डीएनए ही आनुवांशिक, अभी आपको लिखना है आनुवांशिक। ठीक है, पदार्थ है। ठीक है, ना कि, तो बोलो बेटा अब क्या कहना चाह रहे हैं। चेज व हर्शे ने ये कहा कि यहाँ हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, चेज व हर्शे ने कहा कि एक जीवाणु है। ठीक है, ये मान लीजिए आपका क्या है बेटा, जीवाणु है। ठीक है, इन्होंने कहा कि ये एक वायरस होता है। वायरस का मतलब एक प्रकार का, सपोज करिए ये वायरस है। ठीक है, ये क्या है, वायरस है। तो आपको बता दूं कि वायरस में दो भाग होते हैं बस। ठीक है, बीच वाला भाग, ठीक है, जो यहाँ स्प्रिंग जैसा आपको दिख रहा है थोड़ा सा ऐसे ऐसे, वो डीएनए है, न्यूक्लिक अम्ल है, और ऊपर का जो खोल है प्रोटीन है। जब ये वायरस इस जीवाणु में जाता है तो ये जब यहाँ पर चिपक कर ऐसे जाएगा, ठीक है, तो इसका ये अंदर का जो डीएनए है, ये देखिए यहाँ पर सिर्फ डीएनए ही अंदर आया और ये प्रोटीन की खोल क्या हो गई, बाहर ही रह गई, इसके अंदर नहीं आया। और बाहर आने के बाद यही क्या किया, अपनी जनसंख्या 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 वायरस, इसके अंदर बहुत सारे वायरस बन के तैयार हो गए। तो आप बताओ, एक पीढ़ी के दूसरी पीढ़ी से वायरस तैयार करने में कौन सहयोग कर रहा है, डीएनए कर रहा है, ना कि प्रोटीन। क्योंकि प्रोटीन करता तो प्रोटीन तो बाहर ही रह गया। अगर डीएनए इस काम को ना करता होता तो डीएनए ही अंदर आया है, तो मतलब ये इसकी जनसंख्या प्रचुर उद्भवन इसमें नहीं होता, लेकिन प्रोटीन बाहर रह गई, इसका मतलब प्रोटीन इस कार्य को नहीं करता है। ठीक है कि नहीं, अगर प्रोटीन अनुवांशिक पदार्थ होता तो ये इसके अंदर प्रचुरोद्भवन अपना वायरस नहीं कर पाता। ठीक है कि नहीं, लेकिन चूंकि डीएनए क्या करता है, अनुवांशिक पदार्थ कार्य करता है, इसलिए इसका डीएनए ही इस जीवाणु में अंदर आया। तो डीएनए की वजह से यहाँ पर बहुत सारे वायरस बन गए। ठीक है, वायरसों का प्रचुरोद्भवन हो गया और प्रोटीन बाहर रह गया। इसलिए प्रोटीन क्या है, इस प्रकार ये सिद्ध हो गया। जो 19वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों का मतभेद था कि प्रोटीन ही अनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है, ग्रिफिथ का प्रयोग, ओस्टवाल्ड, चेज और हर्शे वगैरह, और ओस्टवाल्ड के साथ साथ मस्काई, अल्फ्रेड मस्काई ने भी ये सिद्ध कर दिया। सब लोगों ने मिलकर सारे एक्सपेरिमेंट करके अंततः ये सिद्ध कर दिया कि किसी जीव के एक पीढ़ी के लक्षणों को दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करने वाला जो अनुवांशिक पदार्थ है वो डीएनए होता है। कोशिका के केंद्रक में जो पाया जाता है डीएनए, ना कि प्रोटीन होता है। प्रोटीन का कोई इनरोलमेंट नहीं होता था। देयर इज नो एनी इनरोलमेंट ऑफ द जेनेटिक, ठीक है, इन एनी लिविंग बींग्स, ओनली इनरोलमेंट ऑफ डीएनए फॉर द जेनेटिक्स एंड जेनेटिक्स कैरेक्टर। सो दैट इज नाउ टू बी क्लियर कि डीएनए इज नोन एज जेनेटिक मटेरियल, अर्थात डीएनए ही एक अनुवांशिक पदार्थ है। ये बात क्लियर हो गई इन प्रयोगों से। तो इसी बात के साथ अब हम ये लोग पढ़ते हैं, आज हम सब यही पढ़ते हैं कि डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ है। अगर अब कोई पूछे तो आप कहिए कि डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ है। यहाँ मैंने रिजल्ट, प्रयोग, जो भी प्रयोग ऊपर आपने पढ़ा, इनसे रिजल्ट निकल गया। इससे सिद्ध होता है कि डीएनए ही एक अनुवांशिक पदार्थ है, ना कि प्रोटीन। अब हम कह सकते हैं कि डीएनए इज नोन एज जेनेटिक मटेरियल गाइज। ठीक है, तो नोट करिए आप लोग फटाफट, सभी गाइज नोट करें। तो दोस्तों नोट कर लिया होगा सभी लोग। तो अब हम सभी प्रयोगों के निष्कर्ष पर एक बात क्लियर कर दिए, वो बात फिर से हम बता रहे हैं कि अतः अब हम कह सकते हैं
कि ठीक है, यह सिद्ध हो चुका है कि डीएनए ही एक आनुवांशिक पदार्थ है, अर्थात डीएनए इज नोन एज जेनेटिक मटेरियल। अगर कोई आपसे क्वेश्चन करता है व्हाट डू यू मीन अबाउट डीएनए, प्लीज टेल मी अबाउट दिस पॉइंट इफ यू नो दो, तो दैट सिंपल आप कह सकते हो डीएनए इज नोन एज जेनेटिक मटेरियल, अर्थात डीएनए ही एक पीढ़ी के लक्षणों को दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करने का कार्य करता है गाइस, ठीक है। तो इस तरह से ये सिद्ध हो चुका है डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ होता है, ना कि प्रोटीन। सारा मतभेद खत्म, ठीक है गाइस। तो वीडियो कैसी लगी? आज हम इस वीडियो में इतना ही आपको प्रोवाइड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर अच्छा लगे वीडियो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। अगर आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब करेंगे हमारा भी हौसला बढ़े और अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करेंगे गाइस, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू।